नमस्कार। नॉर्थ ईस्ट डायरी में आपका स्वागत है। उत्तर पूर्वी राज्यों की खबरों के साथ हम आपके साथ फिर हाजिर हैं। मैं हूं मीनाक्षी। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है रामायण की नेशनल अफेयर्स एडिटर संगीता बल्लभ कुशवाहा जी। संगीता जी, आपका स्वागत है। पिछले रविवार को जब देश 75वीं सालगिरह मना रहा था अपनी स्वतंत्रता की, लाल किले की प्राचीर पर देश के प्रधानमंत्री तिरंगा लहरा रहे थे। देश की एक राज्य की राजधानी ऐसी भी थी जहां पर काले झंडे लहराए जा रहे थे, जहां पर तनाव था, जहां पर हिंसा हो रही थी। और इसका कारण था एक पूर्व चरमपंथी की एक कथित मुठभेड़ में। मामला मेघालय का है। राजधानी शिलांग में कर्फ्यू लगा हुआ है 15 तारीख से। वहाँ एक पूर्व चरमपंथी एक संगठन है वहाँ का, HNLC, हाईनी ट्राइब नेशनल लिबरेशन काउंसिल, HNLC कहा जाता है इसे। और इसके एक सरेंडर कर चुके थे एक जो अ, इसके पदाधिकारी थे जिनका नाम था चेस्टरफील्ड थांगथ्यू। और इनकी 13 अगस्त को पुलिस ने इनके घर पर छापा मारा। उस छापे में एक हुई कथित मुठभेड़ में वो घायल हुए और अस्पताल ले जाते हुए उनकी मौत हो गई। उनकी मौत के बाद में पूरे शिलांग में बहुत ज्यादा रोष हो गया, लोग प्रदर्शन करने लगे। संगीता जी, एक चरमपंथी संगठन जिसे प्रतिबंधित किया हुआ है, उसका अगर कोई पूर्व नेता है, उसकी कथित मुठभेड़ में मौत हुई, तो क्या वजह है जिसको लेकर वहां की आम जनता में इतना रोष है? देखिए, इसका जैसे हर नॉर्थ ईस्ट का स्टोरी होता है उसमें बहुत बैकग्राउंड होता है। तो एकदम से कुछ नाम जब नेम आ जाता है कि HNLC है या ऐसा कुछ नाम आ जाते हैं तो ये है क्या चीज। तो मैं वहां से शुरुआत करना चाहूंगी कि HNLC क्या है। HNLC एक बैंड आर्म्ड आउटफिट है और इसका जो जड़ है वो एक और मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन सो मिड 1980s में मेघालय में शुरू हुआ था, HALC, तो यूनथ्रेप लिबरेशन, ये अचिक लिबरेशन काउंसिल। और यूनथ्रेप माने क्या है, जैंतिया और खासी लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं इससे, और अचिक माने गारो लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं। तो मेघालय में आप 3 ट्राइब्स देखेंगे जो खासी, जैंतियाज और गारोस। ये जो HALC शुरू हुआ था 1980s में, पहला मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन था मेघालय का। तो और उसमें मेघालय का अगर आप देखें कि मेन जो इश्यूज हैं वो आउटसाइडर के खिलाफ है कि इनको राइट्स बहुत मिल रहे हैं, इनको धकार कहते हैं लोग। तो एक डेरोगेटरी टर्म भी माना जाता है धकार को। तो इसमें वो आउटसाइडर्स के खिलाफ लड़ते हैं। फिर उसके बाद जाके थोड़े दिन बाद ये HALC से जाके HNLC जन्म हुआ। और जिनका देहांत हुआ, जिनको शूटिंग में मारा गया, चेस्टरफील्ड, वो अबाउट 54-55 ईयर्स के थे। वो फाउंडिंग मेंबर्स थे HALC के भी और HNLC का भी। HNLC से वो HALC से निकल के वो HNLC पे आए। वो उनका जनरल सेक्रेटरी था और एक ड्रेडेड मिलिटेंट माना जाता है नॉर्थ ईस्ट का। और वो जैसे कई सारे मिलिटेंट लीडर्स जो बांग्लादेश में शरण लिए थे, जैसे उल्फा के भी थे लीडर्स, जो असम के लीडर्स, वो सारे बांग्लादेश में थे। उनको लेके आया वहां से। तो ऐसे 2004 में ये चेस्टरफील्ड भी भारत आए, मतलब मेघालय में आए। और सरकार का उस टाइम कहना था कि उन्होंने सरेंडर किया है जैसे बाकी लोग करते हैं वैसे। तो किया था, उन्होंने कहा कि मैं रिटायर कर रहा हूँ क्योंकि मेरा हेल्थ ठीक नहीं है। तो ऐसे उसके बाद ये शिलोंग के एक लोकेलिटी में रहते थे। और जहां पे ये रेड हुआ था August 14 नाइट के। तो ये जब हम रेड पे आते हैं उसमें जब हम उसका बारीकियां देखते हैं तो उसमें लगता है कि सवाल से ज्यादा मतलब जवाब से ज्यादा सवाल आ जाता है मन में। कि आपने अगर स्टेट पुलिस का कहना है कि 2 ब्लास्ट हुए हैं, माइनर ब्लास्ट, जिसमें एक जना का इंजर्ड भी हुआ है जुलाई में और अगस्त में, ये जैंतिया हिल्स डिस्ट्रिक्ट में, और शिलोंग में भी एक मार्केट में हुआ है अगस्त के महीना में। तो इनका डायरेक्ट कनेक्शन इसके साथ था करके पुलिस का ये कहना है, स्टेटमेंट है। लेकिन बात यह है कि एक सवाल मतलब आम जनता के मन में है, जैसे हमारे मन में भी है, कि अगर वो एक ड्रेडेड मिलिटेंट है और उनका रोल था इतना, तो फिर उनको जिंदा पकड़ा क्यों नहीं गया। अगर तो पुलिस ये कहते हैं कि उन्होंने एक नाइफ निकाली, तो
जाहिर है अगर कोई ऐसा अटैक हो, ऐसा रेड हो सडनली, वो अगर उनका बैकग्राउंड अगर आप देखें तो वो अटैक करेंगे और एक नाइफ के साथ अटैक किए, और नाइफ और गन में थोड़ा फर्क होता है, तो अगर इनको इंजोर्ड भी किया जा सकता था। तो मुझे ये थोड़ा सा सवाल बाकी लोगों जैसे पूछ रहे हैं, मेरे मन में भी ये बात है कि क्यों ऐसा हुआ। क्योंकि अगर वो सही उन्होंने अगर वो क्राइम किया है तो जुडिशियरी इस देश में है जो इस क्राइम को पनिशमेंट तक ले जाएंगे। तो पुलिस का काम पनिशमेंट देना नहीं है, पुलिस का काम इन्वेस्टिगेट करना है, इंटरोगेट करना है और जुडिशियरी को मदद करना है। तो इस सवाल से मुझे लगता है ये एक जायज सवाल है। और रही बात जो आप कह रहे हैं कि लोगों का गुस्सा, जो लोगों का गुस्सा ये सब में भी है आया। अब देखिए शिलोंग के अंदर, स्टेट कैपिटल के अंदर किसी के घर पे ये काम हुआ है। जैसे हम 2019 से अगर पूरे नॉर्थ ईस्ट का ही आप देखें तो उसमें गुवाहाटी, जैसे आप कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट की कैपिटल है, खाली असम की नहीं है, तो उसमें आप बहुत सारे डेवलपमेंट आप देखेंगे पिछले 15 साल में, मॉल वगैरह सब कुछ हुए, रास्ता, दुकानें, बहुत सारे फ्लैट्स बढ़ गए हैं, बड़ा एक सिटी बन चुके हैं। लेकिन दिसंबर 2019 में ओवरनाइट वो एक वॉर जोन टाइप का वो हो गया था, जिसमें 3 बंदे जो एनटीसीए प्रोटेस्ट में वो भाग लेके अनआर्म्ड जा रहे थे, उनको गोली से उड़ा दिया गया गुवाहाटी के सिटी के अंदर। तो ये शिलोंग के अंदर हुआ इस बार, और तो इसलिए लोगों में वो है कि क्या हुआ है, बात क्या है। तो ये थोड़ा सा गुस्सा है। और ऊपर से आपको टाइमिंग भी देखनी पड़ेगी। टाइमिंग ये है कि जब बॉर्डर इश्यू चल रहे हैं, आप मिजोरम असम के बॉर्डर इश्यूज है, मेघालय असम के बॉर्डर इश्यू है, तो सभी में वो एक चीज वो मन में है कि ये हमारा है, ये वाले चीज में एक है, एक जो सेंस ऑफ सब नेशनलिज्म, तो उसमें ये बात आ जाता है। और HNLC का जो डिमांड है, वो बैंड ऑर्गेनाइजेशन, इनका डिमांड सोवरेनिटी है। ऊपर से ये ब्रिटिश के टाइम में भी उन्होंने हमें इतना वो, हम इंडिया के साथ नहीं थे, सब सारे एक मतलब एक सोवरेनिटी इश्यूज है, और जिसके कारण ये टॉक्स में भी नहीं थे। और अब कहा जा रहा है, HNLC के ही लोग कह रहे हैं प्रेस स्टेटमेंट के जरिए कि ये जो चेस्टरफील्ड जिसको मारा गया, ये भारत सरकार के कुछ नुमाइंदे के साथ ये पीस टॉक्स को इनको लाने की एक बात चल रही थी। तो अगर ये बात चल रही थी तो फिर क्या हुआ? तो क्या ये जो कह रहे हैं खाली ब्लास्ट की बात, इसका ही एक रिजल्ट है ये, या कुछ और बड़ी बात है? तो मुझे लगता है अब जुडिशियल इंक्वायरी का किया गया है, उसमें मुझे लगता है कुछ बातें शायद निकल आए और शायद ना निकल आए। जी, मैं दर्शकों को बता दूं कि अभी भी शिलोंग के कई इलाकों में कर्फ्यू लगा हुआ है। कुछ कुछ राहतें दी जाती हैं आम नागरिकों को, पर इंटरनेट पर अभी भी वहां पर पाबंदी लगी हुई है। मुख्यमंत्री ने न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री के घर भी पेट्रोल पंप से पहले फेंके गए थे। राज्यपाल सत्यपाल मलिक के उनका जो काफिला था उसके वाहनों के ऊपर भी पत्थर फेंके गए थे। स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। छिटपुट हिंसा की घटनाओं की खबर लगातार आ रही है। काले झंडे लगाने का मसला है, जो जगह जगह पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, उन लोगों को दिखाई पड़ रहे हैं। अब आते हैं, हम बात करेंगे वहाँ की सरकार की। वहाँ नॉर्थ ईस्टर्न डेमोक्रेटिक अलायंस नेडा की सरकार है। मुख्य है नेशनल पीपल्स पार्टी NPP, जिसके कॉर्नर संगमा जो मुख्यमंत्री है। बात आता है UDP डेमोक्रेटिक पार्टी, और NPP के बाद में सबसे ज्यादा विधायक जो है इन्हीं के हैं। और जो गृह मंत्री, यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि इस पूरी परिघटना के बाद में गृह मंत्री ने इस्तीफा दे दिया था। गृह मंत्री लखनऊ लिम्बुई ने इस्तीफा दिया, और जो कि UDP के हैं। उसके बाद से लगातार ये प्रयास लगाए जा रहे थे कि इस मुद्दे को लेकर, क्योंकि जो चेस्टरफील्ड थे वो खासी जनजातीय नेता थे, और UDP जो है वो जानी जाती है ट्राइबल्स की पार्टी के तौर पर, और स्थानीय लोगों के हितों के लिए उसका जो पहचान है। ऐसे में लगातार ये प्रयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है ये जो नेडा का गठबंधन है UDP उससे अलग हो जाए। क्या संगीता जी, आप भी ऐसा सोचती हैं, या ऐसी कोई अटकलें जो हैं उनका कोई भविष्य दिखता है? देखिए, ये जो रेजिग्नेशन हुआ है बड़ा सिग्निफिकेंट है। ये रामबुई का जो रेजिग्नेशन की आप बात कर रहे हैं, ये दोनों ही रीजनल पार्टी है। NPP जो है, जिनका चीफ मिनिस्टर है कॉनराड सांगमा, फॉर्मर लोकसभा स्पीकर पुन्नो सांगमा का बेटा, तो
और यूडीपी एक बहुत पुराना पार्टी है, एनपीपी तो नया पार्टी है, यूडीपी एक रीजनल पार्टी के हिसाब से बहुत पुराना पार्टी है मेघालय की, और ये सब मिलजुल के सरकार बनाए हैं, और बीजेपी का भी एक एमएलए इनके साथ है, तो सबका मिले जुली सरकार है। तो उसमें जब यूडीपी ने हाथ उठा दिया और एकदम से कहा कि मैं रिजाइन कर रहा हूं और जुडिशियल प्रोब मांग किए, होम मिनिस्टर है, स्टेट पुलिस का ऑपरेशन है, फिर आप रिजाइन करते हैं, तो आप जो अंग्रेजी में कहते हैं कि जो पास ऑन किया बक, यू नो लाइक जो दायित्व है वो आपने पास ऑन किया चीफ मिनिस्टर पे और एनपीपी पे। तो चीफ मिनिस्टर तो उस टाइम दिल्ली में थे, वो वापस गए तुरंत सैटरडे को, और फिर तब तक बहुत सारे हंगामा हो चुके थे, उनके घर पे जो प्राइवेट हाउस है उन पे अटैक भी किया गया है, और आम अफगानिस्तान के नेशनल मीडिया में फुटेज दिखा रहे थे टेलीविजन में कि कैसे तालिबान घुस रहे हैं काबुल में, हमारे को दिख रहे थे मेघालय में शिलोंग कैपिटल में, जैसे पुलिस के एक वैन को अटैक करके उसमें मास्क लोगों ने उनका सारा जो है ये आर्म्स सीज कर लिया और शिलोंग के रास्ते के थ्रू हाई स्पीड में चले। तो एक लॉलेसनेस का भी एक सडन रूप हमें दिखने को मिला, और ऊपर से 15 अगस्त में जैसे आपने कहा, ये 15 अगस्त में ही कर्फ्यू वगैरह का हुआ, और नॉर्थ ईस्ट में ये सब चीज बड़ी नई बात नहीं है, हम उसी जगह में बड़े हुए हैं, तो मैं असम में हमेशा ही अगस्त 15 में, 20 जुलाई जनवरी में हमेशा ये बंद और ये सब लोग होते हुए देखे हैं। और इस बार पहली बार जो असम में यूनाइटेड जो लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम है, इंडिपेंडेंट सेक्शन जो है वो टॉक्स में नहीं है, उन्होंने पहली बार बंद का ऐलान नहीं किया, सो विच इज अ पॉजिटिव न्यूज। लेकिन उसके बाद बगल में जो मेघालय है उसमें ये बात आ गई एकदम से, तो और 15 अगस्त में लोग घर में बंद रहे, इंटरनेट नहीं है, तो ये सडनली ओवरनाइट एक सिचुएशन खराब हुई। जो मैंने पहले आपको गुवाहाटी का एग्जांपल दिया, एकदम से एक ओवरनाइट एक जो चलती फिरती एक सिटी बंद हो जाता है, तो उसमें तो ये एक बड़ी बात है, लॉ एंड ऑर्डर की बात आ जाती है। और खाली मेघालय का भी हमें नहीं देखना चाहिए, क्योंकि हमें बहुत सारी चीजें और लगा के भी देखना चाहिए कि इसमें जो बॉर्डर इशू की मैंने बात की, तो ये सब सारी चीजें हैं, और उसी का जो रिफ्लेक्शन है वो स्टेट पॉलिटिक्स में भी पड़ेगा। तो इसी वजह से वो यूडीपी जो है वो चांस नहीं लेना चाहते, क्योंकि उनका जो बेस है वो तो खासी और जैंतिया एरियाज में है, गारो एरियाज में एनपीपी का सबसे ज्यादा है। तो क्योंकि इस बार इन्होंने इलेक्शन मिलजुल के खेला है, तो इनका बहुत सारे लोग इधर उधर जीते हैं, लेकिन जो इनका जो मेन जो बेस है यूडीपी का, ये खासी और जैंतिया हिल्स में है। तो अगर आप मेघालय के पूरे मैप को देखें तो ये दो भाग में है, एक तो गारो हिल्स जो असम के ग्वालपारा डिस्ट्रिक्ट के साइड पे लगे हुए हैं, और एक दूसरी तरफ जो शिलोंग से आगे जाके होता है जैंतिया और खासी लोगों का जो ट्रेडिशनल होमलैंड, तो वहां से का मेन जगह यूडीपी का है। तो इसका मतलब है जो एचएनएलसी जो ग्रुप है वो खासी और जैंतिया लोग को वो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब है कि वो चांस नहीं लेना चाहते हैं, और लोगों का पर्टिकुलरली जो ये गुस्सा और एक इमोशन और सेंटिमेंट, रीजनल सेंटिमेंट की जो बात देखा, तो मुझे लगता है कि इन्होंने एक हाइंडसाइट पे इन्होंने मीटिंग भी कैदा किया और पार्टी के, और उस हिसाब से इन्होंने स्टेप डाउन किया। अब नजर एनपीपी पे है, तो एनपीपी भी बहुत कॉशियसली आगे बढ़ रहे हैं, इन्होंने पीस कमिटी बनाई है, इन्होंने एक कमिटी तो सब कमिटी कॉनरेड संगमा जो चीफ मिनिस्टर है उनके निगरानी में भी बनाए हैं, जुडिशियल मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी तो और भी दिए हैं। तो अभी मुझे लगता है कुछ स्टेप्स जो ले सकते हैं वो उन्होंने लिया है, बट थोड़ा दिन लगेगा समझने में, देखने में, और बहुत सारी डिमांड और भी है। जो 2 पुलिस ऑफिसर जो ये पूरा ऑपरेशन को लीड किए थे, उनका रेजिग्नेशन की भी मांग है, क्या पता शायद कुछ वो हो। सो ये सारी चीजें है, पब्लिक डिमांड बहुत ज्यादा हाई है, पर्टिकुलरली जो ट्रेडिशनल एरियाज है जहाँ पे खासी लोग रहते हैं ज्यादातर, जो शिलोंग में एरिया में, वहां तो अभी भी बहुत ज्यादा सपोर्ट है। और ये ब्लैक फ्लैग्स वगैरह की जो आप बात कर रहे हैं वो तो एकदम से दिखा, सो विच इज अ वरिंग थिंग एक्चुअली। बहुत मतलब बहुत कॉशियसली और बहुत केयरफुली
आगे बढ़ने की बात है ये। जी, बात अगर हम सिर्फ राजनीतिक पार्टियों की ही करें तो भाजपा, जो राज्य भाजपा है, उसने भी इस घटना पर रोष जताया है। भाजपा के नेता और पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं EL हेग, उन्होंने इस चीज को लेकर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है और उन्होंने भी कहा है कि ये राज्य पुलिस पर भरोसा नहीं रहा है। और इस तरीके की बातें जो है लगातार सामने आ रही हैं कि राज्य पुलिस को कटघरे में खड़ा किया गया है। राजनीतिक विरोध को लेकर विपक्ष में कांग्रेस है, कांग्रेस ने काफी प्रदर्शन किए हैं, राज्य से लेकर दिल्ली तक भी प्रदर्शन हुए हैं। इस तरीके के जो राजनीतिक विरोध हैं, क्या उनका कोई भी असर जो गवर्नमेंट है, ये जो गठबंधन है, जो अलायंस है, क्या इसकी जो इसका जो ढांचा है, इस पर कुछ पड़ सकता है? देखिए, जितना भी ये टिप्पणियां आ रही है, कमेंट्स आ रहे हैं, रिएक्शंस आ रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, ये क्या देख के पॉलिटिकल पार्टीज रिएक्ट कर रहे हैं? ये लोगों का इमोशंस को देख के कर रहे हैं। तो इससे मुझे लगता है कि लोगों के लिए बड़ा इशू है, तो ये पॉलिटिकल पार्टीज तो रिएक्ट करेंगी, जिस वजह से ये एनपीपी के लिए भी एक इशू बन चुका है। क्योंकि एनपीपी देखिए, जैसे मैंने कहा है, एक जो मेन जो गारो उसपे लीड करने वाले पार्टीज है, तो उसमें तो ये एक बड़ी चिंता की बात है कि मतलब इसमें अगर ट्राइब वगैरह से डिवाइड हो जाता है तो फिर बहुत बड़ी बात हो जाती है बाद में जाके। तो इसलिए पुलिस फोर्स को भी बहुत सोच समझ के आगे बढ़ने की जरूरत पड़ती है। लेकिन और मुझे लगता है कि टाइमिंग बहुत खराब हुआ है। अगर आप देखिए, बड़ा अगर पूरे कैनवस अगर आप देखें नॉर्थ ईस्ट में जो भारत सरकार की कॉन्वर्सेशंस हैं ये इंसर्जेंट ग्रुप के साथ और आर्म ग्रुप्स के साथ, तो ये तो NSCN की बात करनी पड़ेगी, सबसे ओल्डेस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है। तो इनके साथ कोई ब्रेक थ्रू अभी तक नहीं हुआ है 2015 से, और लगातार तनाव की स्थिति लगातार जारी है। चीजें चल रही है। और उसके बाद आप देखिए, जो असम में भी ग्रुप्स हैं और फिर मणिपुर में भी इतने सारे ग्रुप्स हैं जिनके साथ आप ये सब जो आपका जो सीज फायर एग्रीमेंट आप साइन कर चुके हैं बहुत पहले, लेकिन आप उनको उनके साथ कोई पीस कन्वर्सेशंस और पीस डील कुछ नहीं हुआ है। तो जब पीस डील हो जाती है तो फिर लोगों में भी वो होता है कि एक चैप्टर की अंत पड़ी है और आगे बढ़ेगा, लेकिन आगे भी नहीं बढ़ा है। ऊपर से HNLC को लाने की भी अगर कोशिश है तो बहुत वेलकम मूव है ये, लेकिन उसमें जाके ये आड़ पड़ गया, एक तो ये बहुत बड़ी बात है। और क्योंकि मेघालय नॉर्मली एक अभी भी कुछ एरियाज को छोड़ के अभी भी एक पीसफुल एरिया स्टेट रह चुके हैं। सो इसलिए ये सारी चीजें जब आ जाती है तो फिर आपका इकोनॉमी सब कुछ का इफेक्ट होता है। टूरिज्म पे बहुत डिपेंडेंट है मेघालय। तो आप देखिए, मतलब जब 15 अगस्त में ये सब हुआ तो असम ने फिर से ट्रेवल एडवाइजरी असम पुलिस ने इशू किया और कह रहे थे कि आप वहां मत जाइए। तो ये तो मतलब एक सीरियस कंडीशन पे है। हमने वो देखा था जब मिजोरम और असम के बीच जो हुआ था, ट्रेवल एडवाइजरी तब भी दिया गया था और सभी ने, नेशनल मीडिया में भी हमने देखा कि बहुत सारे लोगों ने उसको निंदा भी की कि क्या है ये, नेशनल बॉर्डर है क्या या इंटरनेशनल बॉर्डर है कि स्टेट बाउंड्री है। तो ये सब जब एकदम से एक जैसे नॉर्मल सी हो गई है ट्रेवल एडवाइजरी वगैरह, तो ये सारी चीजें हैं। तो इससे मुझे लगता है कि एक जो एक पूरे नॉर्थ ईस्ट में पीस जो है ये बहुत फ्रेजाइल पीस है। तो ये अगर ये फ्रेजाइल पीस को आप थोड़ा सा कहीं ना कहीं मतलब आप जोर से उसको टच करेंगे तो बहुत सारी चीजें बदल जाती है। तो मुझे लगता है मिजोरम से भी एक लेसन हमें सीखनी चाहिए और ये जो अभी हुआ उससे भी हमें एक लेसन सीखनी चाहिए। अब बात करते हैं असम की। असम में एक विवादित विधेयक था जिसको लेकर विपक्ष लगातार कुछ ना कुछ जो था उसको लेकर अपना विरोध जता रहा था, उनका प्रतिरोध था। ये विधेयक था असम मवेशी संरक्षण विधेयक, और इसके बारे में आप ज्यादा जानिए क्योंकि इसको लेकर जो विपक्ष का कहना था, इस विधेयक के अंतर्गत इसे हिमंता बिश्वा शर्मा ने जुलाई महीने में पेश किया था। इसके तहत कहा गया था कि हिंदू जैन सिख बहुल इलाकों में और गोमांस ना खाने वाले अन्य समुदाय वाले क्षेत्रों में गोमांस की खरीद और बिक्री पे प्रतिबंध लगाया जाएगा। साथ ही मंदिर या मठ होंगे, उनके 5 किलोमीटर के दायरे में गोमांस की बिक्री और खरीद पर मनाही रहेगी। और इसको लेकर जो था विपक्ष के नेता है कांग्रेस के देवव्रत सैकिया, उनका कहना था कि कई इलाकों में समस्याएं हुई हैं और इस तरीके से आप बहुत ज्यादा रिजिड जो नहीं हो सकते हैं, आपको इलाकों को देखकर और कानूनी विशेषज्ञों से सलाह लेकर
इसको लेकर कोई फैसला करना होगा। वहीं ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी AIUDF, इसके विधायक हैं अमीनुल इस्लाम, उनका कहना था कि ये बिल जो है ये मवेशी या गायों की संरक्षण सम्मान को लेकर नहीं है। इस बिल का जो उद्देश्य है मुस्लिमों की भावनाएं आहत करना है, समुदायों का ध्रुवीकरण करना है। और उन्होंने इसमें कहा था कि संशोधन जो है वो किए जाने चाहिए। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और 13 अगस्त को ये बिल पास कर दिया गया विधानसभा में। बराबर जो है विरोध जारी है। जब ये बिल पारित हुआ तब जो सत्ताधारी विधायक थे उन्होंने मेज थपथपाने के साथ में जय श्री राम के नारे भी लगाए थे। तो एक तरीके से संजय जी, मेरा सवाल जो है वो यही है कि क्या जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि कम्युनलाइज करने की कोशिश है, क्योंकि ऑलरेडी मवेशियों के या जो कैटल्स के लिए जो पहले से भी नियम है वो पर्याप्त थे, क्या कहना है इसको? देखिए, जब हम तो जर्नलिस्ट है तो हमको पूरा 360 डिग्री व्यू लेना पड़ेगा चीज में। तो उसमें जब हम देखते हैं, जैसे आपने कहा कि ये जय श्री राम के नारे लगे गए, भारत माता की जय, जो जैसे टिपिकल होते हैं बीजेपी के, वो हुआ असेंबली के अंदर। और जब ये लोग वॉकआउट कर रहे थे, कांग्रेस है, CPM है और AIUDF है, ये सब वॉकआउट कर रहे थे जब ये बिल पास हुआ, जो स्पीकर विश्वजीत दईमारी ने पास किया उसको, तो ये हुआ। तो असम में एक्चुअली अगर आप देखें तो एक पहले एक 1950 में से ही एक एक्ट है जो असम का प्रोटेक्शन प्रिजर्वेशन एक्ट 1950। तो उसके तहत ये है कि बहुत सारे स्टेट्स में, नॉर्थ ईस्ट में ही जो आप ओपन स्लॉटर आप काउ को कर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ पाबंदियां ऑलरेडी था। तो जिसका ये है कि आप कोई 14 इयर्स से ओल्ड है तो अगर कोई बोवाइन वो 14 इयर्स से एज से ज्यादा है तो उसको आप स्लॉटर कर सकते हैं, जिसमें उसका एक फिट फॉर स्लॉटर एक सर्टिफिकेट इश्यू करना पड़ता है वेटरनरी उसमें। तो इससे आप कर सकते हैं। और लेकिन ये है कि स्लॉटर हाउस में करना पड़ेगा, लेकिन ईद का टाइम पे आपको कुछ वो जो पाबंदियां है वो उठा दिया जाता है। ऐसा कुछ एक 1950 से एक्ट चल रहा है। अब ये जो एक्ट इन्होंने लाया है ये उसको रिप्लेस करेगा, पहली बात। और उसमें फिर चेंजेस हम क्या देखते हैं? चेंजेस हम ये देखते हैं कि इसमें भी कहा जाता है कि डिफाइंड एरियाज में ही कुछ होगा, लेकिन इसमें एडिड कुछ चीजें भी है। जैसे 5 किलोमीटर रेडियस के जो कोई टेम्पल हो, जो वैष्णव मोनास्ट्रीज है 17 है, तो ये सब जो जगह है, तो और हिंदू मेजॉरिटी, सिख जैन मेजॉरिटी अगर कोई एरिया है तो उसमें आप ये नहीं कर सकते। तो ये चीजें पाबंदियां लगा दी गई है। तो उसमें बहुत सारे फिर और कुछ सवाल उसमें से निकल आती है कि इसमें क्या, अगर कोई माइनॉरिटी के जो खाते हैं, ऐसा नहीं है कि खाली मुसलमान लोग ही ये बीफ का वो करते हैं, खाते हैं, लेकिन कुछ ट्राइबल्स लोग भी ऐसे कुछ खाते हैं और ये लोग खाते हैं इसको। नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो उसमें फिर अगर वो लोग रहते हैं उस एरिया में तो उनका जो राइट टू चूज फूड है, खाने का जो क्या खाऊंगी क्या नहीं खाऊंगी, उसका जो एक राइट जो सरकार ले लेते हैं। और तो उसमें एक सवाल आ जाता है। और दूसरी बात यह है कि बहुत सारे लोगों ने असम में इस बात को वेलकम भी किया है, क्योंकि इसमें एक और पाबंदी ये है कि आप जैसे काव जो कोई भी हो, बफलो हो, जो भी है, काव्स हो, बच्चा है, तो ये सबको आप जैसे ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर सकते। आप ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपको परमिशन वगैरह चाहिए होगा। मतलब इसमें एक सवाल आ जाता है कि फिर फार्मर्स का क्या होगा, एनिमल हस्बेंड्री जो करते हैं उनका क्या होगा। तो फिर वो परमिशन के बाद ही आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो एक और वन लाइन ऑफ चेकिंग ला दिया। तो लोग जो उसको वेलकम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग, इसमें दो टाइप के लोग। एक तो ये है कि जो असम के बॉर्डर जो है बांग्लादेश के साथ, उसका एक बड़ा थ्राइविंग एक इलीगल एक कैटल ट्रेडिंग होती है। एक बहुत करोड़ों का इसका आदान प्रदान होता है। और उसमें तो कहे जाते हैं कि बहुत पॉलिटिकल इकोनॉमी जो है
स्टेट के ही नहीं, ना कि आसपास के जो स्टेट्स है उसका भी पॉलिटिकल इकोनॉमी के साथ जुड़ा हुआ चीज है। और दूसरी बात, बहुत सारे सिक्योरिटी ऑफिसर्स जो है बॉर्डर देखते हैं, उन पे भी एलिगेशंस हैं, पुलिस के ऑफिसर्स के, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस, बहुत सारे एलिगेशंस इनके ऊपर भी हैं, बहुत सारे लोगों के ऊपर एक सेक्शन में के ऊपर है कि ये भी इन्वॉल्व है। तो अगर लोग, एक सेक्शन के लोग जो है इसको वेलकम इसलिए कर रहे हैं कि एक इसमें एक पाबंदी आ जाता है, क्योंकि स्टेट पुलिस हमेशा कहते हैं कि हम जो ट्रांसपोर्ट होते हैं ये कैटल, तो हम उसको रोक नहीं पाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि ये हमारा प्राइवेट कैटल है, हम बिजनेस के लिए नहीं दे रहे। अब ये नियम बनाया है कि बिजनेस हो या प्राइवेट हो, उसके लिए भी आप ट्रांसपोर्ट करेंगे तो आपको एक वो परमिशन लेना पड़ेगा। तो शायद उस हिसाब से देखे तो एक जो इलीगल ट्रेड चल रहा है शायद उस पे कमी आ जाए। लेकिन एक और सेक्शन भी है जिससे आपको जय श्री राम को जोड़ना पड़ेगा। तो ये जो देख रहे हैं कम्युनलाइज करने की बात कर रहे हैं, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात देख रहे हैं, तो अब जाके ये बात एक डेमोक्रेसी में और सेकुलर कंट्री में एक बड़ा सवाल बन जाता है इसका। क्योंकि आप बहुत सारे ऐसे मुसलमान लोग हैं जो बीफ शायद खाते भी नहीं है, तो ये ऐसा नहीं है कि वो एक समुदाय से आते हैं तो ये चीज खाते ही खाते हैं। जैसे हमारे समुदाय में, हमारे जो नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे लोग हैं जो मेन जो खाते हैं ये पोर्क भी खाते हैं, बैम्बू शूट्स खाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो नहीं खाते। तो ये भी एक बात है। तो ऐसा नहीं कि आप एक समुदाय से आते हैं तो आप यही खाएंगे। तो उसके भी एक जो स्टेरियोटाइपिंग होती है वो भी आगे बढ़ाता है ये चीज। और दूसरी बात जो चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि कम्युनल हार्मनी आएगा, मुझे लगता नहीं है कम्युनल हार्मनी इसको आएगा। एक कम्युनली डिवाइड करने की बात है ये, क्योंकि जब आप ये जय श्री राम और ये सब बातें आप सुनते हैं असेंबली में, आप मतलब ये पॉलिटिकल रैली नहीं है, आप वहां पे सभी को एक हिसाब से रहना है आप, क्योंकि आप रिप्रेजेंटेटिव है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, आप लेजिस्लेटर, आप लॉ बनाते हैं, आप कोई ऐसे पॉलिटिकल पार्टी के कोई भी ऐसे नुमाइंदे नहीं हैं। तो आपको बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बातें करनी होती है, आपको बहुत रिस्पॉन्सिबल अपने आप को प्रेजेंट करना पड़ता है। अगर आप उसमें आप ये चीजें ला रहे हैं तो आप जाहिर है आप थोड़ा सा कम्युनलाइज उसको करना चाहते हैं और उस हिसाब से आप उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो इसमें दो तीन बातें आती है। एक तो मैंने देखा है सिक्किम में भी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जो पवन चामलिंग थे, वो बहुत साल रूल किए, चीफ मिनिस्टर रहे 25 साल। तो लास्ट में जब उनका जो पूरा ढांचा जो है लड़खड़ाया, तब भी उन्होंने ये प्रिजर्वेशन एक्ट का एक सिक्किम में ले आए, क्योंकि सिक्किम में बहुत सारे लोग जो है वो मुसलमान नहीं है, लेकिन वो बीफ का सेवन करते हैं। तो फिर उस पे ये एक्ट ले आए हैं, और बात तभी भी उन्होंने प्रोटेक्शन ऑफ द काउ का ही कहा था। अब हम देखते हैं कि नया चीफ मिनिस्टर जो है और वो ये चीज लाते हैं, तो उसमें मुझे लगता है थोड़ा सा कुर्सी बचाने का भी एक होता है, और थोड़ा सा ये जो है एक रीचिंग आउट टू द द कोर कम्युनिटी जो है बीजेपी के, जो ये इसके खिलाफ जो एक आइडियोलॉजी है, उसको भी कहीं ना कहीं केटर करने की भी कोशिश है। क्योंकि आप देखिएगा ये शर्मा जी जो है ये कांग्रेस से आए हुए हैं, ये कोई आरएसएस से और ऊपर से बीजेपी से ही आते हुए चीफ मिनिस्टर नहीं है। हालांकि पहले वाले भी नहीं थे, वो एजीपी के बैकग्राउंड के थे। तो इसमें मुझे लगता है थोड़ा बहुत ये भी चीज है। और लेकिन अगर ये काऊ का जो इलीगल ट्रेड है ये अगर रोकने के लिए किए हैं तो ये एक वेलकम मूव है, क्योंकि आप बहुत सारे फिर इलीगल चीज के साथ बहुत सारी इलीगल पैसा भी, बहुत सारे और चीजें भी इसके साथ जुड़ जाती है, स्मगलिंग वगैरह की एक रूट जुड़ जाती है जो ओपनली है। अगर मैं आपको थोड़ा सा डेटा पढ़ सकती हूँ तो उसमें ये है कि बांग्लादेश के साथ हमारा असम का 263 किलोमीटर एक बॉर्डर है, उसमें कई रिवर राइन बॉर्डर भी है और लैंड बॉर्डर भी है। और ये अगर आप देखेंगे उसमें बीएसएफ का एक इनका डेटा है 2016 से 2020 तक, ये 4,76,035 कैटल इन्होंने सीज किए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है ये, मतलब आप अगर 4 साल का नंबर अगर देखें तो इसमें एक फिर एक चला हुआ एक चीज है।
अगर उसको आप रोकने की पुलिस को कुछ मतलब एक एक्स्ट्रा आप टीथ दे रहे हैं, लीगल टीथ, तो अलग बात है। लेकिन अगर कम्युनलाइज करते हैं, किसी एक कम्युनिटी या एक दो और कम्युनिटी जो इसको खाते हैं, उनके तरफ आप जाते हैं, तो फिर आप क्या देख रहे हैं? आप पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से आप देख रहे हैं, तो कुछ पॉलिटिकल गेन्स देख रहे हैं, आप सोसाइटी को कम्युनलाइज कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि चीफ मिनिस्टर जितना भी ये बात को कहे, ये पूरा नाकार देता है जब आप उस पे असेंबली में ही आप ऐसा एक स्लोगनरिंग करते हैं। अब बात करते हैं चलते चलते, बस हम बात करेंगे असम मिजोरम विवाद की। 26 जुलाई की गोलीबारी की घटना के बाद में लगातार कई हद तक तनाव जारी रहा, और इसका अंत हुआ जब मुख्यमंत्रियों ने कहा कि वो दोनों ही सौहार्दपूर्ण जो माहौल होगा उसमें इस समस्या का समाधान निकालना चाहेंगे। पर अचानक से 18 अगस्त को दोबारा एक और जिले में, असम के हैलाकांडी जिला है, सीमा से लगा हुआ है, वहां पर फिर से गोलीबारी हुई जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया, और ये जो तनाव जो पिछला था, जो थोड़ा मुश्किल शांत हुआ था, वो फिर से बढ़ गया। मिजोरम का आरोप है कि असम के पुलिसकर्मियों ने गोली चलाई है। वहीं असम का दावा है कि बदमाशों ने, मतलब मिजोरम की साइड से उन पर गोलियां चलाई गई, जिसके जवाब में उन्होंने ये गोलियां चलाई। संगीता जी, ये पूरा मसला हमें संक्षेप में आप जो ताजा है इसके बारे में। जी, यही है बस। हमने तो मतलब आप देखिए, एक सोल्यूशन आ गया जैसे लगा, क्योंकि अब बीजेपी का आप देखिए खुद तो ये डिसाइड नहीं कर, मतलब खुद सोल्यूशन नहीं ले आ पा रहे हैं। तो इनका जो साथ के जो साथी पार्टी है असम में, असम गण परिषद जो एक रीजनल पार्टी है, उनके जो प्रेसिडेंट है और उनके जो 2 मिनिस्टर्स है, तो ये दोनों को वहां आइजॉल में भेजा गया, जो आज चीफ मिनिस्टर जोरामथंगा को मिलने के लिए। और जोरामथंगा भी एक रीजनल पार्टी से आते हैं, एमएनएफ जो है, मिजो नेशनल फ्रंट। सो एक रीजनल पार्टी के साथ बात की। बीजेपी का वहां पे डायरेक्ट वो इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखा। तो क्योंकि मामला जो है तो थोड़ा अलग हो गया था, मामला एक रीजनल उसमें आ गया था, सेंटिमेंट्स वहां ऐसा आ गया था। तो ये एक भाईचारा के हिसाब से ये काम सोल्व करने की मुझे जितना समझ में आता है कि ये एक कोशिश सेंटर की रही है और स्टेट गवर्नमेंट की भी रही। लेकिन उसके बाद जब अब बात चल रहे हैं और एक कुछ एक जैसे हमने एक एग्रीमेंट भी हुआ है, डिसीजन भी हुआ है, ये सब आगे बढ़ रहा था, तभी हमको खबर आया कि एक और फायरिंग का भी एक खबर ये आया, अगस्त 18 को मेरे ख्याल से हुआ है। और वही एक्यूजेशंस है। मिजोरम पुलिस कह रहे हैं कि असम पुलिस ने गोली की, पहली बार गोली चलाया। तो ये मिजोरम असम पुलिस कह रहे हैं कि नहीं, वहां जो मिस्क्रिएंट्स है वो सस्पिशियस मूवमेंट्स थे, तो हमने उनको रोकने के लिए किया। तो ये चल रहा। लेकिन उससे पहले 3 दिन पहले अगस्त 16 को मेरे ख्याल से ये हाइलाकंडी एरिया में हुआ, असम के हाइलाकंडी डिस्ट्रिक्ट के साइड में हुआ। तो वहां पे भी 3 दिन पहले हाइलाकंडी डिस्ट्रिक्ट में ही एक छोटा मोटा ब्लास्ट हुआ जो स्कूल में हुआ, और किसी का वो डेथ नहीं हुआ है। लेकिन बात ये है कि ये कंटिन्यूअस स्मॉल स्केल जो एक वायलेंस और जो एक डिस्टर्बेंस ये बॉर्डर में चल रहा है। लेकिन एक साइलेंट बॉर्डर था, और पिछले 2-3 साल से ये बॉर्डर थोड़ा आवाज करने लगा है। तो इससे फिर उसमें सभी चीज को जोड़ना पड़ेगा। आप जोड़ के, जैसे मेघालय में आपको जो बात हुई, सारी चीज आपको जोड़ के देखना पड़ेगा कि एक अनरेस्ट जो नॉर्थ ईस्ट में जो कम होने लगी थी, एक शायद मेरे ख्याल से एक फिर से उसका एक आगे बढ़ने का दिख रहा है। तो विच इज एक्चुअली अच्छी खबर नहीं है ये, क्योंकि पीस चाहिए है। एक ऐसा रीजन है जिसमें सबसे भारतवर्ष के सबसे ज्यादा जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उस वहां पे है, तो वहां शांति की बहुत जरूरत है। और जैसे मनमोहन सिंह सरकार ने शुरू किया था लुक ईस्ट पॉलिसी, जो नरेंद्र मोदी ने आगे बढ़ाया एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो ये सब पॉलिसी जो है, आप जो एक शांत इंटरनेशनल बॉर्डर और स्टेट बॉर्डर्स बाउंड्रीज आप शांत रखेंगे, तभी इसका आगे बढ़ने का कुछ होप होता है। और आगे बढ़ने का मतलब क्या है कि वो रीजन को डेवलप करेंगे, और एक बहुत बढ़िया एक सुंदर रीजन है जिसमें आप मतलब टूरिज्म की ही बात कर लीजिए, नेचुरल रिसोर्सेज की बात कर लीजिए, कल्चर की बात कर लीजिए, हर तरह के से ये एक डाइवर्स रीजन है और बहुत रिच रीजन है। तो अगर उसमें खाली वायलेंस का ही खबर आता रहे तो क्या बदला फिर?
तो क्योंकि मैं इसलिए ये बात कह रही हूँ क्योंकि मोदी सरकार ने शुरुआत से ये कह रहे हैं कि हम उसको अलग नजरिया से देखना चाहते हैं, हम इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो अगर ये विच इज वेलकम न्यूज, अगर आप अलग तरह से देखना चाहते हैं, लेकिन जो हम देख रहे हैं ग्राउंड में ये कुछ और तरह ही जा रहे हैं, तो उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए पॉइंट आउट करना भी जरूरी है। यानी कि अगर सरकार चाहती है और सरकार अपने प्रयासों में ईमानदार दिखना चाहती है कि वो पूर्वोत्तर को शांत देखना चाहती है, तो इस तरीके की जो छिटपुट हिंसा की घटनाएं जो लगातार हो रही हैं, भले ही वो स्मॉल स्केल वायलेंस है, पर उसका लगातार होना बहुत प्रभावित कर सकता है। तो इसको लेकर सरकार को गंभीर होना होगा और इन समस्याओं का सभी राज्य सरकारों को एक उचित समाधान निकालना होगा। इस हफ्ते नॉर्थ ईस्ट डायरी में इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।